जैन साथियों, तो हम लोग पढ़ रहे थे राज्य के नीति निर्देशक तत्व। किसके बारे में पढ़ रहे थे? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इसमें काफ़ी हद तक हम लोग पढ़ लिए थे। अनुच्छेद 36, 37, 38, 39, 39 का ये सब पढ़ लिए थे। आज हमको पढ़ना है अनुच्छेद 40 के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है? अनुच्छेद 40 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। कहाँ से? अनुच्छेद 40 से। अनुच्छेद 40 में देखिए क्या किया गया है कि ग्राम पंचायतों का गठन, किसका गठन किया गया है? ग्राम पंचायतों का गठन जो आजकल इस समय हर एक गांव में एक ठो मुखिया हो रहा है ना, उसका यह निर्देश दिया गया कि अनुच्छेद 40 के अंतर्गत यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी के तहत क्या किया जाएगा कि अनुच्छेद 40 में क्या है? ग्राम पंचायतों का गठन किया जाएगा। आखिर ग्राम पंचायतों को नीति निर्देशक तत्व में क्यों रखा गया, डीपीएसपी में क्यों रखा गया, इसके बारे में ध्यान समझते हैं। जब क्या हुई बात कि ग्राम पंचायत की जब बात आई तो यहाँ पर दो महान व्यक्तियों ने क्या किया, एक दूसरे से भिड़ गए। दो महान व्यक्ति थे जो एक दूसरे से भिड़ गए। एक ठो थे गांधी जी और वीएस अम्बेडकर, गांधी जी और अम्बेडकर जी। इन दोनों लोगों ने क्या किया, आपस में T20 मैच खेलने लगे। मैच कैसे हो गया इन लोगों में, देखिए ध्यान से समझिएगा। गांधी जी क्या कहते थे कि ग्राम पंचायत होनी चाहिए, अम्बेडकर जी कहते थे नहीं, ग्राम पंचायत नहीं होनी चाहिए। ग्राम पंचायत क्या है? नहीं होनी चाहिए। आखिर ऐसा क्यों कहते थे? अम्बेडकर जी का मानना था कि मान लीजिए कि एक कहते थे कि क्या है कि अगर केंद्र सरकार से पैसा आएगा तो गांव तक पहुंचे नहीं पाएगा, बीचवे में सब लोग क्या करेंगे? खा लेंगे, बीचवे में खत्म कर देंगे। इनका मानना था सपोज करिए अगर क्या है केंद्र सरकार से 200 रुपया आ रहा है तो 200 रुपया वहां से आते आते यहाँ पर खुदे बचेगा 100 रुपया। 100 रुपया बीचवे में खत्म कर लेंगे। कहाँ तक? मुखिया तक 100 रुपया आ पाएगा। मुखिया तक कितना आ पाएगा? 100 रुपया। और जवन मुखिया जवन प्रधान का है गोड़ धरा है 50 बेर, गोड़ धर के वोट मांगा है, दारू पिलाया है, बकरा खिलाया है, ये सब जानते थे कि गांव वाले को क्या है कि ऐसा करेंगे लोग। घूसखोरी की मना है परंतु वो लोग करेंगे। चुनाव के समय में लोग होगा बकरा खिलाया है, मुर्गा खिलाया है तो वो भी तो अपना तरता निकालेगा ना भाई साहब, वो भी अपना तरता निकालेगा। तो ये खुदे क्या करेगा? 50-60 रुपया ये खुदे खा जाएगा, बाकी बचेगा 40 रुपया। केवल 40 रुपया गाँव वालों को मिलेगा तो उसमें कौन चीज गाँव कर पाएगा? गांधी जी कहते थे अम्बेडकर जी हम मान रहे हैं आपकी बात कि यहाँ से अगर 200 रुपया चलेगा तो गांव तक 40 रुपया तो आएगा, 40 रुपया तो आएगा। अगर गांव ग्राम पंचायत नहीं रहेगी तो 1 रुपया नहीं आएगा, 1 रुपया नहीं आएगा। कहने का मतलब क्या है कि कम से कम कुछ तो गांव को मिल रहा है, हमको मिलना चाहिए। हम गांव पंचायत का क्या है समर्थन करके ही रहेंगे, ग्राम पंचायत को लाकर ही रहेंगे। अम्बेडकर जी कहते थे नहीं, ग्राम पंचायत होनी नहीं चाहिए। इन लोगों में हो गया झगड़ा, अब संविधान आगे बढ़ ही नहीं पा रहा था, संविधान आगे लिखा ही नहीं पा रहा था, यहीं पर विवाद हो गया। गांधी जी कहते थे हम ला कर रहेंगे, जब तक हम जिंदा हैं तब तक हम ला के रहेंगे, तब तक हम क्या करके ला के। ये कह रहे हैं कि हम जब तक जिंदा हैं आने नहीं देंगे इसको ग्राम पंचायत को, इससे फायदा नहीं होगा कुछ। गाँव का क्या है, मुखिया क्या करेगा? पूरा पैसा में खा जाएगा। मुखिया का तो छोड़िए, बिचवाई में खा जाएंगे सब लोग पैसा ग्राम पंचायत का। गाँव वालों को मिल ही नहीं पाएगा, गाँव का काम ही नहीं हो पाएगा सही से। वाकई में देखिए सही से नहीं हो पाता, अक्सर लोग पैसा खा जाते हैं। तब यहाँ पर क्या हुआ कि जब आगे नहीं बढ़ रहा था तो जितने भी संवैधानिक सलाहकार थे वो किसी को नहीं कह पा रहे थे कुछ। गांधी जी अपने आप में थे, अम्बेडकर जी अपने आप में थे, दोनों लोग महान थे भाई साहब। अब किया तो क्या जाए। तो उस समय आए थे, उस समय जो था आ गए बीच में राजेंद्र प्रसाद। क्या होना है? राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद जी जब आए तो गांधी जी से अकोर्रे में ले जाके पूछें क्या बात है। कह रहे वो अम्बेडकर जी क्या कह रहे हैं कि ग्राम पंचायत नहीं होनी चाहिए, मगर हमारे हिसाब से होनी चाहिए। कह रहे मान जाइए, छोड़िए अम्बेडकर जी की मान लीजिए। कहना मानेंगे तो नहीं, एकदम पक्की बात है मानेंगे नहीं। अम्बेडकर जी से कहे मान लीजिए गांधी जी की बात, कहना हम भी नहीं मानेंगे। क्या है? ग्राम पंचायत होनी नहीं चाहिए।
हम ये भी राजेंद्र प्रसाद भी क्या हुए, कंफ्यूज हो गए, कहें क्या किया जाए। तब इन लोगों ने अपनी मीटिंग बुलाकर एक चीज तय किया और फिर गांधी जी अंबेडकर जी दोनों लोगों को साथ में लाएं और कहें कि आपका कहना है गांधी जी कि ग्राम पंचायत होनी चाहिए, और क्या है अंबेडकर जी का कहना है कि ग्राम पंचायत नहीं होनी चाहिए। दोनों लोग अपनी जगह पे सही हैं, मगर बात मानिए, थोड़ा सा ये देखिए ना कि जो ग्राम पंचायत है कि इसको ऐसा क्यों ना करते हैं कि इसको डीपीएसपी में रख देते हैं। किस में रखते हैं? डीपीएसपी में रख देते हैं, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व में रख देते हैं। जिस राज्य को लगेगा कि हमारे यहाँ क्या है कि ग्राम पंचायत होनी चाहिए वो लागू कर देगा, जिसको लगेगा कि हमारे यहाँ नहीं होनी चाहिए वो ना लागू करेगा। वो कोई बतिए नहीं, कोई जबरदस्ती करके लागू नहीं कराएगा। का कोनो दिक्कत है का गांधी जी ये चीज में? तो के ना एकदम ना दिक्कत है। कोनो राज्य जहाँ जरूरत हुई वहाँ करेगा, जहाँ नहीं जरूरत होगी नहीं करेगा। दोनों लोग मान गए। भाई साहब अंबेडकर भी कहे हाँ ये बात तो बहुत बढ़िया कहा, ये बात राजेंद्र प्रसाद का है तो बहुत बढ़िया कहा है, सही है। अगर जो राज्य चाहेगा तो करेगा, नहीं चाहेगा तो नहीं कहेगा, कोई प्रेशर नहीं है, कोई प्रेशर नहीं। देखिए कितना आसानी से सुलटा दिए राजेंद्र प्रसाद जी, ऐसा थोड़ी भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने थे। ठीक है, दिमाग तो था ही, दोनों लोगों को सलटा दिए और ग्राम पंचायत को रख दिए अनुच्छेद 40 के तहत। किसके तहत रख दिए? ग्राम पंचायत को अनुच्छेद 40 के तहत। एक आध बार पूछ देता है कि पहला ऐसा कौन सा राज्य था जिसने ग्राम पंचायत को अपनाया था? तो पहला राज्य बना था आपका यहाँ राजस्थान। कौन बना था? राजस्थान पहला राज्य बना जिसने क्या कर लिया कि ग्राम पंचायत को अपना लिया, अपने यहाँ के लोगों को ग्राम पंचायत की व्यवस्था दे दिया। कब दिया था? तो 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी में। 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी में राजस्थान में पहली बार किसको अपना लिया गया? ग्राम पंचायत को लागू कर दिया गया। अब भाई लागू कैसे करेंगे? ये तो डीपीएसपी है। डीपीएसपी में क्या है कि राज्य चाहेगा तो करेगा, नहीं चाहेगा तो नहीं करेगा। किसके तहत अपनाए होंगे तो कोई न कोई संविधान संशोधन करना पड़ा होगा। तो 243 का के तहत क्या कर दिया गया? 243 था ही, उसमें का जोड़ दिया गया। देखे होंगे जहां पर भी क ख ग घ मिलता है वहां पर जान जाइएगा कि बाद में संशोधन करके जोड़ा गया, मूल संविधान में नहीं था। तो 243 के का के अनुसार क्या किया गया कि ग्राम पंचायत को राजस्थान में क्या किया गया? अपना लिया गया। राजस्थान में फिर से मुखिया का चुनाव होने लगा अब से। अब मुखिया वही क्या करेंगे, अपना तो काम जनबे करते हैं। चुनाव आएगा तो अपने से छोटा बचवा को नमस्ते बाबू, ठीक ठाक हवा न, गोड़ धरेंगे 4 बार, और चुनाव खत्म हो गया तो 4 बार गोड़ धरवाएंगे। ठीक है, तो ग्राम पंचायत का गठन कब हुआ? पहला बार तो राजस्थान ने किया था 2 अक्टूबर 1959। अब याद करेंगे कैसे? गांधी जी बाबा का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर। काहे 2 अक्टूबर के किया? काहे कि ई राजस्थान जो था वो किसके अनुसार, जो वहाँ के थे वो मुख्यमंत्री, वो समर्थन में थे गांधी जी के, इसीलिए उनके जन्मदिन पे याद करने के लिए अपना लिए थे। 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी में राजस्थान में पहली बार क्या किया था कि यहाँ पर ग्राम पंचायतों को अपना लिया। तो अब क्या देखते हैं? अनुच्छेद 41 के बारे में देखते हैं। अनुच्छेद 40 समझ में आया, ग्राम पंचायतों का गठन हो गया। अनुच्छेद 41 कहता है कि कुछ दशाओं में सरकारी सहायता प्राप्त कराना का कहने का मतलब है सर जी, कुछ दशाओं में सरकारी सहायता प्राप्त कराना। कहने का मतलब क्या है कि यह राज्य को हिदायत दी गई कि देखो बाबू तुम क्या करोगे, अगर आपके पास बजट होगा ना तो अपने यहाँ के नागरिकों को कुछ दशाओं में विशेष अधिकार दोगे। विशेष का मतलब उसमें क्या हो गया? शिक्षा का काम कौन करेगा? शिक्षा देने का तो आप करोगे, आपकी जिम्मेवारी होगी। अगर किसी के पास
काम नहीं है, रोजगार देने का काम कौन करेगा? तो आप करोगे। रोजगार देने का काम कुछ दशाओं में, मान लीजिए किसी के पास रोजगार नहीं है तो रोजगार देने का काम भी कौन करेगा? तो राज्य की जिम्मेवारी होगी कि अपने यहाँ के नागरिकों को कुछ दशाओं में रोजगार दे दे। और इसी के तहत क्या होता है? वृद्धावस्था पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन की बात की गई है। कुछ दशा में सपोज करिए कि कोई पिताजी हैं, उनके 2-3 ठो लड़के हैं, शादी विवाह हो गया तो अलग हो जाते हैं। ये तो सब लोग जानते हैं, नॉर्मल चीज़ है, शादी विवाह हो गया तो अलग हो गए। जब अलग हो जाएंगे तो वो बूढ़ऊ जी का खर्चा कैसे चलेगा? ओकरा के ध्यान में रखते हुए अपने क्या किया है कि अनुच्छेद 41 के साथ जोड़ दिया कि कुछ दशाओं में सरकारी सहायता प्राप्त करेंगे। अगर ये बूढ़ऊ के लड़का तैयार ना हमें कि इनके सूरती बीड़ी के पैसा देवे खातिर तैयार है ना हमें, तो यहाँ पर क्या कहा गया कि इनका जो नॉर्मल खर्चा होगा ना वो सरकार देगी, पेंशन के हिसाब से देगी। का ऐसा थोड़ी है कि बूढ़ऊ जी को अगर पेंशन सरकार नहीं देगी का सुप्रीम कोर्ट में जाकर लड़ के ले लेंगे का? नहीं ले पाएंगे रे भैया। ये का है? डीपीएसपी है। कौन सी है? डीपीएसपी है। डीपीएसपी के तहत जो भी चीज़ें हैं सरकार के पास होगा तो देगा, नहीं अगर चाह रही है तो नहीं देगी। उसकी इच्छा पर निर्भर करता है। बूढ़ऊ अपनी लाठी भाजते हुए नहीं जा पाएंगे सुप्रीम कोर्ट। अगर मिल रहा है तो लीजिए, नहीं मिल रहा है तो नहीं पा पाएंगे, नहीं मिल रहा है तो नहीं पा पाएंगे। इसी के तहत कहा गया कि जो विधवा पेंशन, इसी के तहत क्या हो गया? विधवा पेंशन, विधवा पेंशन की बात की गई। किस पेंशन की बात की गई है? तो विधवा पेंशन की। मान लीजिए क्या है, किसी कोई पत्नी थी, उसके पति की क्या हो गई? मृत्यु हो गई, पति मर गया, तो जो घर का बाल बच्चे का खर्चा है, शिक्षा का खर्चा है, खाने पीने का खर्चा है, तो औरती आए यानी कि मेहरारू आए यानी कि जो क्या है? पत्नी है, मतलब पत्नी है, उसका खर्चा कैसे चलेगा? वो कैसे देखेगी? कहाँ से इतना कमाएंगी? तो उनके लिए भी कहा गया कि जितनी भी औरतें विधवा हैं उनको पेंशन देने का काम कौन करेगा? तो राज्य करेगा। कौन करेगा? राज्य की जिम्मेवारी होगी कि जितना भी विधवा औरतें हैं उनको क्या करेंगी? पेंशन देने का काम करेगी राज्य। पेंशन देने का काम कौन करेगा? तो राज्य ही क्या करेगा कि इनको पेंशन देने का काम करेगा। इसी में आता है बेरोजगारी, बेरोजगारी भत्ता, बेरोजगारी भत्ता। मान लीजिए आपके यहाँ देखिए बेरोजगारी भत्ता भी देने का काम सरकार ही करती है। बेरोजगारी भत्ता का मतलब क्या हुआ कि ऐसे लोग, ऐसे नवयुवक जो क्या है? बेरोजगार हैं, पढ़ने लिखने के बाद भी बेरोजगार हैं, अब उनको क्या है? बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। उनका खान खर्चा कैसे चलेगा? मोबाइल का रिचार्ज कैसे होई? मोबाइल का रिचार्ज आजकल सबसे बड़ी बात क्या है? मोबाइल का रिचार्ज। मोबाइल का रिचार्ज खत्म हो जाए तो एकदम अच्छा नहीं लगेगा भाई किसी को। मोबाइल में सब कुछ है आज के समय में, तो सबसे जरूरी क्या है? मोबाइल का रिचार्ज। तो बेरोजगारी भत्ता देने का काम कौन करेगा? सरकार करेगा। अगर नहीं दे रहा है, पहले मिलता था अब नहीं मिल रहा है, तो क्या सरकार के पास क्या उसके खिलाफ FIR करेंगे? का सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे? का ना जाएंगे। सरकार जब चाहेगी तो देगी, सरकार की इच्छा पर है। पहले में हमने बताया कि डीपीएसपी जो है वो सरकार की इच्छा पर निर्भर करता है। सरकार चाहेगी तो देगी, नहीं चाहेगी तो नहीं देगी, नहीं चाहेगी तो नहीं देगी। ये सारी चीजें यानी कि कुछ दशाओं में जहां पर जरूरत होगी, यहाँ के नागरिकों की जरूरत होगी, वो देगी। देखिए ना, योगी जी दिए थे मोबाइल, कुछ लोगों को नहीं दिए, नहीं दिए तो नहीं दिए, उसमें कोई कुछ कर रहे नहीं पाएगा। डायरेक्ट चलते हैं अनुच्छेद 42 पर। 40 में ग्राम पंचायतों का गठन, 41 में कुछ दशाओं में हो गया। यहाँ पर क्या हुआ? 42 में न्याय संगत, 42 में किसकी क्या कहा गया कि न्याय संगत या मनोचित दशा में। किस दशा में? मनोचित दशा में। किस दशा में? मनोचित दशा में। ध्यान से समझिएगा, न्याय संगत की बात की गई है या मनोचित दशा में, या फिर इसी में कहा गया है प्रसूप्ति। प्रसूप्ति, प्रसूप्ति में क्या करेंगी राज? प्रसूप्ति में सहायता उपलब्ध करेंगी। प्रसूप्ति में सहायता उपलब्ध करेंगे।
प्रसूति में क्या करेंगे, सहायता उपलब्ध करेंगे। कहेंगे गुरुजी पता नहीं काका आप लिख दिए, समझे में नहीं आ रहा है, तो अब समझो ना, कौन मना कर रहा भाई साहब, अपना दिन है, पढ़ते हैं मस्ती से, कोई दिक्कत है नहीं। प्रसूति का मतलब क्या हुआ कि ऐसी औरतें जो कहाँ हैं कि मनोचित दशा में है, ऐसी औरतें जिनको गर्भवती हैं, अब उनको कुछ छूट देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। सुने होंगे कि गर्भवती औरतों से ज़्यादा भार नहीं कराना है, ज़्यादा काम नहीं कराना है, तो इन सब चीज़ों की सहायता कौन देगा। मान लीजिए कोई औरत क्या है कि पुलिस में है, कोई औरत क्या है पुलिस में है, अब वो प्रसूति का मैटर है, गर्भवती हो गई है, तो गर्भवती औरतें कैसे ड्यूटी करेंगी अपना, कैसे चक्की चौराहा पे जाकर किसी को मारेंगी, किसी अपराधी को। अब कोई अपराधी क्या किया, उसको मार दिया तो बच्चा तो बेकार हो जाएगा, औरत का भी जिंदगी झंड हो जाएगा, औरत की भी जिंदगी नुकसान हो जाएगी। तो इस तहत इसके अनुसार कह दिया गया, किसके अनुसार, 42 के अनुसार, कि जितनी भी गर्भवती औरतें होंगी, अगर वो क्या है गर्भवती की स्थिति में आ गई, प्रसूति का मैटर आ गया, तो सरकार उनको क्या करेगी, एक स्पेशल छूट देगी। एक क्या करेगी, स्पेशल छूट देगी। स्पेशल छूट कैसे देती है, मान लीजिए इनको कोई गर्भवती हैं, तो गर्भवती जो महिलाएं होती हैं उनको क्या करते हैं कि सरकार छूट देती है। गर्भवती हैं प्लस जॉब कर रही हैं, तो उसको 3 महीने पहले से लेकर 3 महीने बाद तक इनको अवकाश देने का प्रावधान है। कितना है, 3 महीने पहले से लेकर 3 महीने बाद तक क्या दिया जाता है, अवकाश दिया जाता है। पर जो ये अवकाश दिया जाएगा, छुट्टियां दी जाएगी, इसके तहत उनका वेतन नहीं काटा जाएगा, वेतन नहीं काटा जाएगा। क्या किया जाएगा, वेतन नहीं काटा जाएगा। कोई गर्भवती महिला है, अगर वो प्रेग्नेंट है, तो जब बच्चा होने वाला है तो 3 महीने पहले छुट्टी दे देंगे, 3 महीने बाद तक छुट्टी देंगे, टोटल 6 महीने की छुट्टी जो देंगे, अवकाश जो देंगे, उसका वेतन नहीं काटा जाएगा। ये सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। परंतु भाई साहब ये तो डीपीएसपी है, सरकार की मर्जी होगी। मान लीजिए कहीं पर टीचर की बात करते हैं, किसी स्कूल में टीचर की कमी है, कोई स्कूल है, किसी स्कूल में अक्का 2 टीचर हैं, 2 ठो, अभी महिला प्रेग्नेंट है, तो उस स्थिति में सरकार क्या करेगी, कुछ दशाओं में ध्यान देते हुए वो नहीं दे पाएगी। मगर कुछ दशाओं में क्या है कि इनको बाद में देना पड़ेगा। अगर इंसानियत होगी तो सरकार को देना ही पड़ेगा। और फिर भी ये तो है डीपीएसपी, इसके तहत नहीं होगा। क्या है, क्या कहा गया कि गर्भवती महिलाओं को 6 महीने का अवकाश, 3 महीने पहले से 3 महीने बाद तक क्या किया जाएगा, अवकाश दिया जाएगा, और उनका वेतन नहीं काटा जाएगा। वेतन का है नहीं काटा जाएगा। इस समय क्या किए कि पुरुष लोगों ने भी क्या कर दिया, पुरुष लोगों ने भी सवाल कर दिया कि आप तो कहते हैं कि लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे, हेन्ने काहे को कर रहे हैं मोरे भैया, हेन्ने काहे को कर रहे हैं लिंग के आधार पर भेदभाव, स्त्रियों को स्पेशल छूट क्यों दे रहे हैं। तो कहा सरकार ने, यानी कि संविधान निर्माताओं ने कहा कि ये चीज भाई उनको बहुत जरूरी है। कह रहे हैं हमको भी तो जरूरी है। भैया तुमको कौन सा बच्चा पैदा करना है, तुमको कौन सी जरूरी। कहें देखिए थोड़ा पॉजिटिव सोचिए। क्या सोचिए, पॉजिटिव। मान लीजिए कोई पुरुष है, मान लीजिए क्या है कि कोई यहाँ पर पुरुष है और इसकी शादी हुई, इसके माता पिता मर गए, खाली 2 प्राणी बचे हैं, एक ठो पुरुष, एक ठो उसकी पत्नी, 2 लोग बचे। अब जब पत्नी गर्भवती जब पत्नी होंगी तो उनके देख रेख के लिए भी तो कोई चाहिए। अब उनका को देख रेख कौन करेगा, तो हमको भी तो स्पेशल छूट की जरूरत है। सरकार ने कहा हाँ भाई साहब ये तो काम तो अच्छा कह रहे हैं, बात तो बढ़िया बता रहा है। तो कहा गया इस स्थिति में कि अगर कोई पत्नी गर्भवती है तो इसके पति को यानी कि पुरुष को भी 15 दिन पहले और 15 दिन बाद टोटल 1 महीने की क्या दिया जाएगा, अवकाश दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा, अवकाश। कितने दिन का, 1 महीना का, 15 दिन पहले 15 दिन बाद। 15 दिन पहले कहें कि देखिए जब बच्चा पैदा होने
होने वाला होता है तो दिन डिसाइड नहीं होता, कई ठो जांचें करानी पड़ती हैं, तो वो कौन लेकर दौड़ेगा, जांच कौन कराएगा, डेट टरने लगता है, एक दिन इधर हो गया, फिर 2 दिन बाद होगा, 3 दिन बाद होगा, ऐसी बातें आने लगती है। तो उसकी जो जिम्मेवारी होगी, उसकी देख रेख होगी, उसका टाइम से भोजन देने का काम कौन करेगा। तो 15 दिन बाबू आप जाकर कर लीजिए। अब 15 दिन बाद कहें तो 15 दिन बाद इसलिए तब भी देखभाल करना है, छठी मनाना है, डीजे लगाना है, मिठाई बांटना है, सब कुछ 15 दिन बाद तक कर लीजिए। 1 महीना की आपको छुट्टी दे दी जाएगी, 1 महीना तक आपकी सैलरी नहीं काटी जाएगी। पुरुष भी खुश, महिला भी खुश, दोनों खुश। ये हुआ हमारा संविधान। देखिए ना कितना बढ़िया से सजाया गया है संविधान। सब लोग कहते हैं कि संविधान, भाई साहब पढ़िए तब तो समझ में आएगा, इतना बढ़िया संविधान है। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं सही है। हर जगह अपने नागरिकों का ध्यान देता है हमारा संविधान, हर जगह जहाँ पर आपका पॉजिटिव होगा वहाँ पर हमारा संविधान क्या करता है, ध्यान देता है अपने यहाँ के नागरिकों को, अपने यहाँ के नागरिकों को। अब देखते हैं 43, अनुच्छेद 43 देखते हैं। इसमें कहा गया है कि निर्वाह योग्य मजदूरी, निर्वाह योग्य मजदूरी, निर्वाह योग्य मजदूरी। निर्वाह योग्य मजदूरी का मतलब क्या हुआ कि निर्वाह योग्य मजदूरी का मतलब हुआ कि इतना वेतन देंगे, कितना देंगे भाई साहब, इतना वेतन देंगे जिससे कि वह अपना जीवन जी सके। कहा गया है इसमें कि किसी भी व्यक्ति को इतना वेतन दिया जाएगा जिससे कि वह अपनी परिवार अच्छी तरह से चला सके, अपनी परिवार अच्छी तरह से चला सके। इसमें देखिए थोड़ा थोड़ा मैच कर रहा कि नहीं। शोषण के विरुद्ध अधिकार जब हमको पढ़ाए थे आपको, तो अनुच्छेद 23 में कहा था किसी भी व्यक्ति से बेगारी नहीं कराएंगे, बलात्श्रम नहीं कराएंगे, बलात्श्रम नहीं कराएंगे। तो देखिए ना मैच कर रहा कि नहीं। कह रहा कि इतना वेतन सरकार क्या करेगी, राज्य क्या करेगा, अपने यहाँ के नागरिकों को, जो उसके कर्मचारी होंगे उनको इतना वेतन देगा कि जिससे कि वह अपना जीवन, अपना परिवार खुशी खुशी व्यतीत कर सके, उसमें कोई भी दिक्कत परेशानी ना आए, उसमें कोई भी दिक्कत परेशानी ना आए। इतना न्यूनतम वेतन दिया जाएगा, न्यूनतम वेतन दिया जाएगा। ये बात किसको कही गई है, तो भाई साहब ये बात स्टेट को कही गई है। स्टेट कौन होते हैं तो हम पहले बता दिए, सब कुछ जानते हैं, सब कुछ क्या करते हैं आप जानते हैं। तो इतना वेतन दिया जाएगा जिससे कि वह अपना जीवन जी सके। यहाँ पर देखिए दिक्कत हो जाती है प्राइवेट वालों के साथ। प्राइवेट वालों के साथ क्या है कि दिक्कत क्या हो जाती है कि आजकल प्राइवेट में बहुत शिक्षा का स्तर तो एकदम कम कर दिया गया। प्राइवेट वाले क्या कर रहे हैं कि 1000 या 1500 रुपया में टीचर रख ले रहे हैं। 1000-1500 रुपया में टीचर जब रखेंगे तो भाई साहब जब 1500 रुपया 1000 में कोई मैसेज होंगी, मैडम जी होंगी, तो वो क्या करेंगी, कितना पढ़ाएंगी बताइए, कितना दिल खोल के पढ़ाएंगी, अच्छे से पढ़ाएंगी कि बच्चों को समझ में आए। सोचेंगे कि हमको 1500 रुपया मिल रहा है तो इससे हम क्या करें, उससे उनका परिवार चलेगा, मगर करना पड़ता है। बेरोजगारी होती है तो करना पड़ता है। कम से कम ये सोचती हैं तो हमारे लिपले पोतले तो खर्चा निकलेगी। कहने का मतलब ब्यूटी पार्लर का भी तो खर्चा निकलेगा। इसी के तहत तो लोग करते हैं। इनका शोषण होता है, गलत इस्तेमाल होता है, परंतु ऐसा होना नहीं चाहिए। मगर ये इसमें कुछ संविधान नहीं कर सकता। संविधान क्यों नहीं करेगा, क्योंकि ये राज्य की बात की गई है, राज्य के ऊपर डिपेंड करता है, राज्य के ऊपर डिपेंड करता है। वो तो प्राइवेट में रखे हैं 1500। किसी का सुने हैं कि 1500 में कोई सरकारी टीचर रखा है? नहीं रखता भाई साहब। न्यूनतम वेतन आपको देना ही पड़ता है। न्यूनतम वेतन क्या है, आपको देना ही पड़ता है। अब इसी में देख लीजिए कि बाद में जोड़ दिया गया था 43 का। 43 का में क्या जोड़ा गया था कि उद्योग प्रबंधन के लिए, उद्योग प्रबंधन के लिए कामगारों की भागीदारी, उद्योग प्रबंधन के लिए कामगारों की भागीदारी, उद्योग प्रबंधन के लिए कामगारों की भागीदारी। कहने का मतलब क्या है गुरुजी, तो समझिए कोई भी कारखाना हो गया, कोई भी फैक्ट्री हो गई, कोई भी ऐसा स्थान होगा, उद्योग होगा, तो उसमें कामगारों की भागीदारी होनी चाहिए। कहने का मतलब यह है कि कोई भी कंपनी है उसका अवकाश कब देना है, थोड़ा
सबमिटिंग किसकी, वहाँ पर काम करने वाले कर्मचारी से भी क्या है आपको पूछना पड़ेगा। क्या है कि टाइम मैनेजमेंट कैसे होगा, ड्यूटी पीरियड की टाइम बदलना है तो अपन यहाँ से मत बदल दीजिए, थोड़ा काम करने वालों से भी आपको पूछना होगा कि क्या ये टाइम सही होगी, इस दिन की छुट्टी सही होगी कि नहीं होगी, इस दिन को क्या है कि ज़बरदस्ती आप लिया कर किसी से काम मत करवाइए। ये चीज़ कहा गया है किसके तहत, 43 का के तहत। इसको बाद में जोड़ा गया, कहा गया कि जितनी भी फैक्ट्रियाँ होंगी उसमें कामगारों की भागीदारी होगी कि कब छुट्टी करना है, इसके लिए थोड़ा राय मसला कामगार यानी कि वहाँ के करने वाले कर्मचारी से भी ले लेना है, आपको लेना पड़ेगा कि वहाँ का कर्मचारी जो आपके फैक्ट्री का है वो सूटेबल है कि नहीं है, ड्यूटी कब से करनी है उसके लिए वह तैयार है कि नहीं है। इसके तहत ये बातें का है कि कह दी गई। इसी में बाद में फिर जोड़ा गया था, खा जोड़ा गया, इसी में कह दिया गया कि सहकारी समिति, सहकारी समिति की बात की गई। किसकी बात की गई, सहकारी समिति। अब कहेंगे गुरुजी इस सहकारी समिति का है, सहकारी समिति का मतलब होता है कि साथ साथ मिलकर काम करना। सहकारी समिति का मतलब होता है कि साथ साथ मिलकर काम करना। अभी कहेंगे कि इसकी जरूरत का पड़ गई है, करा क्या जरूरत काहे को पड़ गई, साथ साथ मिलकर काम हम अकेले करी चाहे मेहरारू के साथ करी, किसी को काहे को दिक्कत हो रही। तो देखिए रे भैया दिक्कत कहाँ से हो रही है, समझिएगा ध्यान से। सहकारी समिति में एक चीज कही गई कि मान लीजिए अगर किसी जगह का किसी गांव का काम है तो आप सरकार की जिम्मेवारी होगी कि वो उसी गांव के 10-15 लोगों को मिलाकर उसी गांव से काम कराए, ना कि काम है यूपी का पकड़ लाएं झारखंड से लेबर और वहां से लाकर इसको काम कराएं। तो ऐसा ना कराइए, वहां के जो लेबर होंगे, वहां के जो मजदूर होंगे उन्हीं को 10-15 लोग को मिलाइए और एक बनाइए सहकारी समिति। राज्य का दायित्व तो इतना होगा कि काम कैसे हो रहा है। मान लीजिए किसी गांव में नाली बनाना है तो नाली बनाना है यूपी के किसी गांव से, मान लीजिए आजमगढ़ जिला के किसी गांव से क्या करना, किसी गांव में नाली बनवाना है तो आप बिहार से लेबर पकड़ के मत लाइए, जिस गांव में नाली बनवाना है उसी गांव के 10-15 मजदूर खोज लीजिए और बना दीजिए सहकारी समिति और उनको क्या करिए कि उसमें से एक ठो हेड बनाकर उनको पैसा दीजिए और अपने हिसाब से उनसे क्या है काम करवा लीजिए, अपने हिसाब से काम करा लीजिए। इससे आसानी भी होती भाई साहब। मान लीजिए किसी गाँव में कराना है काम तो उसी गांव से रहेंगे तो दिक्कत नहीं होगी, आराम से काम करके आराम से खा पी के परिवार के साथ सोएंगे। अब कहीं झारखंड से खोज कर लाएंगे लेबर तो उनको आने का जाने का प्लस क्या है रहने खाने का, जब कहीं दूसरे जगह जाएंगे तो विदेशी हो जाएंगे ना, सब चीजें खरीदनी पड़ेगी तो उन लोगों का बजट उतना नहीं बन पाएगा। बजट का मतलब उतना पैसा बचा नहीं पाएंगे उतना। अब उसी गाँव के होंगे तो पैसा बचा लेंगे, अपना परिवार क्या है ठीक ठाक से चला लेंगे, ठीक ठाक से चला लेंगे। उनका परिवार भी क्या है निर्वाह योग्य, उनका निर्वाह क्या हो जाएगा, जीवन अच्छे से व्यतीत हो जाएगा। बात पल्ले पड़ रही है ना। देखिए 43 में कहा गया कि निर्वाह योग्य मजदूरी दीजिए कि जीवन व्यतीत कर सकें। 43 का में कहा गया कि अगर टाइम बदलना है तो कामगारों से भी एक बार पूछ लीजिए, जो काम करने वाले कर्मचारी हैं उन लोगों से पूछ लीजिए कि सही है कि नहीं है। 43 में कह दिया गया कि आप सहकारी समिति बना लीजिए, इसके तहत क्या करिए अपना काम करते रहिए, अपना काम का है कराते रहिए। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं 44 में कहा गया है कि सिविल, क्या कहा गया है 43 में सिविल संहिता की बात की गई है, समान सिविल संहिता की बात की गई है। 44 में समान सिविल संहिता की बात की गई है। 44 में किसकी बात की गई है, समान सिविल संहिता, समान सिविल संहिता। जैसे देखिएगा कि अगर अपराध का कानून होता है, इसी में अगर देख लीजिए तो अपराध का जो कानून होता है, अपराध का कानून होता है उसे कहते हैं दंड संहिता। क्या कहते हैं, दंड संहिता कहते हैं। जो क्या होता है आपका यहाँ पर, अगर वो चुनाव का कानून हो गया, किसका हो गया, चुनाव के कानून जो होते हैं, चुनाव के कानून को कहते हैं क्या, आचार संहिता। क्या कहते हैं, आचार संहिता।
चुनाव के कानून को आचार संहिता कहते हैं। अब आसानी से समझिएगा, देखिए जिस प्रकार कोई व्यक्ति अपराध कर लिया है तो उसको दंड संहिता दी जाती है। अगर चुनाव का जो कानून होता है, चुनाव में जो होता है तो उसके लिए आचार संहिता होती है कि जब आचार संहिता, सब वाकिफ होंगे, आचार संहिता के तहत आप कोनो प्रचार नहीं कर सकते खुलकर, ऐसे ये सब चुनाव का नियम कानून होता है, उसके तहत ही क्या करना पड़ता है। तो भाई साहब समान सिविल संहिता का मतलब क्या हो गया कि समान सिविल संहिता क्या कहता है, इसमें टोटल 4 चीजें आती हैं। 4 चीजें आती हैं, पहले ध्यान से देखिए। एक तो होता है विवाह, एक होता है, क्या होता है, विवाह। भैया शादी हुई है तो तलाक भी होगा। हम ये नहीं कह रहे हैं कि सबका होगा, सबका नहीं, शादी हुई है तो कुछ दशाओं में तलाक भी हो सकता है, तो तलाक हो गया। इसी में कहते हैं गोद ले लिए हैं किसी को, या इसी में होता है वसीयत करा दिए हैं। क्या करा दिए हैं, वसीयत करा दिए हैं। क्या करा दिए हैं कि वसीयत करा दिए हैं। अब देखिए इसमें क्या कहा गया कि समान सिविल संहिता जो होती है ना, समान सिविल संहिता के लिए सभी धर्मों के लिए विवाह का जो कानून होता है, किसका कानून हो गया, विवाह का जो कानून होता है वो क्या होता है, विवाह का कानून सबके लिए समान होता है, चाहे वो कौनो धर्म हो, कहने का मतलब क्या है सर जी, नहीं समझ में आया। समान सिविल संहिता का मतलब हमारे देश के हर एक नागरिक का क्या होगा, हर एक नागरिक में समानता लेने का प्रयास हो। तो पहले किया जा रहा था, वो तो पहले में से आ रही है, तो हमें क्या जरूरत है बताने की, हमें जरूरत यह है भाई साहब, आपका मान लीजिए कोई हिंदू धर्म का है, कोई मुसलमान धर्म का है, कई धर्म के लोग हैं अपने यहाँ, तो अलग अलग धर्म क्यों ना हो, उनके जो विवाह का मैटर होगा ना और तलाक का मैटर होगा ना, वो सभी धर्मों के लिए समान होगा, भले उनकी रीतियाँ क्या हो, भिन्न भिन्न हो। कहने का मतलब क्या है कि अगर आपको अपने धर्म के अनुसार करना है, माँ बाप की राजी से शादी करना है, तब तो अपने रीत के अनुसार करिए। अगर आप हिंदू धर्म के हैं या मुसलमान धर्म के हैं, आप क्या है कानून के हिसाब से शादी कर रहे हैं, कोर्ट मैरिज जिसे कहते हैं कोर्ट मैरिज, तो कोर्ट मैरिज करेंगे तो हिंदू भी होंगे तो भी उसी तरह शादी होगी, मुसलमान होंगे तो भी उसी तरह होगी, सिख होंगे तो भी उसी तरह होगी, जैन होंगे तो भी, बौद्ध होंगे तो भी, यानी कि कोई भी धर्म हो जाए, उनमें विवाह का मैटर सबका क्या होगा, बराबर होगा, एक तरह से करेंगे। भले आपके धर्म की रीतियां अलग हों, मगर अगर कानूनी तरह से, कानूनी रूप से विवाह करेंगे तो कोर्ट मैरिज जो होगा सबका एक समान होगा, सबका क्या होगा, एक समान होगा, सबको एक नजरिए से देखा जाएगा, उनकी शर्तें क्या है, समान होंगी, उनकी शर्तें क्या है, समान होंगी। इसी में कहा गया है कि आप क्या कर सकते हैं, विवाह कर सकते हैं। कहीं कहीं देखे होंगे कि लोग 2-2 ठो विवाह कर लेते हैं, 3-3 ठो विवाह कर लेते हैं। ये मुलायम सिंह जी भी किए थे, बहुत लोग किए हैं विवाह, 2-2 ठो विवाह। परंतु यहाँ पर विवाह की भी कुछ शर्तें रखी गई हैं कि अगर मान लीजिए पहली पत्नी मर जाती है, आपकी जो पत्नी है वो एक्सपायर हो जाती है, तब आप विवाह कर सकते हैं। स्वेच्छा से सब लोग कर लेते हैं भाई साहब, ये तो कॉमन चीज़ है। अगर पत्नी मर गई है तो उनका अपना वंशज तो चाहिए, वंशज चाहिए तो शादी करना पड़ता है, तो शादी करते भी हैं बहुत से लोग। अब इसमें दूसरी शर्त है कि अगर आपकी पत्नी क्या है, शादीशुदा, आप शादीशुदा हैं, आपकी पत्नी जीवित है, अगर उससे बच्चा नहीं पैदा हो रहा तब भी दूसरी शादी कर सकते हैं। अगला मैटर क्या है कि अगर पत्नी जिंदा भी है, बच्चे भी हो रहे हैं, फिर भी तो हर मन करत हो कि हमें एक और चाहिए, हमें एक का है और ही चाहिए, तो उसके आधार पे भी आप क्या है कि शादी तो करेंगे, परंतु आपको अपनी पत्नी से लिखित लेना पड़ेगा, लिखाना पड़ेगा कि तुमको कोई तकलीफ तो नहीं ना है, तकलीफ होगी तो शादी नहीं होगी, नहीं होगी तो होगी, नहीं होगी तो होगी। अब तलाक में भी वही मैटर आता है कि तलाक आपको लेना है, किसी भी धर्म के हैं, तलाक आप ले सकते हैं, तलाक आप क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। बीच में मैटर फंस गया था मुसलमानों को लेकर, मुसलमानों में जो 3 तलाक होता था उसमें से 1 तलाक खत्म कर दिया गया, तलाक बिद्दत। तलाक 3 प्रकार के होते हैं, तलाक हसन, तलाक अहसन, तलाक बिद्दत। तलाक बिद्दत को खत्म किया गया है, अभी भी तलाक वाकई में है, अभी भी तलाक क्या है। अगले मैटर आता है गोद का।
अब देखिए यहाँ पर गोद लेने से कुछ लोगों को रोका गया। कुछ लोगों से कैसे रोक दिया गया कि मान लीजिए आप खुद है, इसमें कह दिया गया कि आप उसी व्यक्ति को, उसी लड़के को गोद लेंगे जो आपसे कम से कम 21 वर्ष छोटा है, ना कि तू 22 वर्ष का हुआ 18-19 साल के लड़की को गोद ले ला। 18-19 साल की लड़की को गोद नहीं ले सकते हैं। कम से कम आपसे 21 वर्ष अगर छोटी रहेगी तभी आप गोद ले सकते हैं। वसीयत में वही बात आती है कि आप अपनी संपत्ति किसके नाम कराएंगे, कैसे कराएंगे, इन सब की शर्तें होती हैं। 4 प्रकार की समान सिविल संहिता अभी तक नहीं आई है। अगर आ जाएगी तो बहुत ही अच्छा होगा। कुछ हद तक होता भी है, कुछ हद तक नहीं भी होता है। ये तो रहा आपका अनुच्छेद 44 समान सिविल संहिता। समान सिविल संहिता के अंतर्गत 4 चीजें आती हैं। एक तो विवाह हो गया, दूसरा विवाह हुई तो तलाक हुई, अगर लड़का बच्चा ना हो तो गोद ले ला, अगर अपने लड़का बच्चा के ना देत हवा तो वसीयत कर दा। वसीयत की भी कुछ शर्तें होती हैं, कैसे कर रहे हैं वसीयत किसी के नाम, कैसे अपनी संपत्ति करेंगे, इसकी भी अलग शर्तें होती हैं। ठीक है।